देखो, आज हम लोग करने वाले हैं 5वीं वीडियो। अगर आप लोग नहीं देखी हैं, आपने 1 2 3 4 वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देखिए जाके। वैसे ये हिंदी में है, हमारे तीत 1 कक्षा 6 के इतिहास की हिस्ट्री की बुक है, और जिसको आप लोग कहते हैं समाज विज्ञान, और ये सीटेट के लिए सीटेट पेपर सेकंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके चैप्टर देख लेते हैं। हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया। अब हम लोग करने वाले हैं 5वां चैप्टर, जिसको कहते हैं राज्य और राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक, तो 5वें चैप्टर में चलते हैं, है ना। देखिए, तो ध्यान से समझिएगा, 5वां चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए घाटा हो जाएगा इसमें। ठीक, तो आपको ध्यान से समझना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5वां कह रहा राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक, अब देखो, राज्य स्टेट राजा की क्या बात कर रहा है और एक प्राचीन गणराज्य क्या बात कर रहा है। आपको एक बच्चा यहाँ पर कह रहा है चुनाव का दिन है। ठीक, कह रहा है जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। कौन डालने रहा था? नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। कह रहा संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। किसका? शासक। शासक जो हमें मतलब एक नेता की आवश्यकता होती है, जो हमारे देश को मतलब चलाते हैं। जैसे हम लोग के स्टेट में जैसे होते हैं ना, नरेंद्र मोदी वगैरह। तो चुनाव वगैरह आप अब ज़्यादा नहीं डीप बता सकते, लेकिन समझो ऐसे थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ लोग शासक कैसे बने। कह रहा कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासक का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं। पूछा जाएगा शासक का चुनाव हम किसके द्वारा करते हैं, तो हम मतदान के द्वारा करते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आपको क्या करनी है, मेरी 4 लेसन 4 जो चैप्टर 4 है, पार्ट 4 हिंदी के नाम से है, उसको आपको देखना है जाके। ठीक ठीक कि राजा राज संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुना जाता। किसके द्वारा? जन अर्थात लोगों द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, और कुछ अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो उसका मतलब यह था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो ये पुरानी परंपरा थी कि अश्वमेध रथ का मतलब यज्ञ का अनुष्ठान करने की। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ से आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, है ना। कह रहा यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ठीक, फिर आगे समझो। कह रहा है इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन में बिठाया जाता था। किसमें? बाघ की खाल के आसन में बैठाया जाता था, राज सिंहासन में। ठीक, युद्ध क्षेत्र में राजा की सारथी उसका सहचर होता था। कौन? युद्ध में सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा देखो, राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों और पुत्रों के कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था, और जो अन्य राजा होते थे वो क्या करते? सिर्फ यज्ञ को ही अकेले बैठकर देखते थे। ठीक, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। कह रहा विष और वैश्य जैसे समान लोग उपहार लाते थे। विष और वैश्य लोग, जिन्हें पुरोहित क्षुद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जैसे हम लोग एससी समाज के लोग, ठीक, और उससे भी बैकवर्ड एससी एसटी। ठीक, कह रहा इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वह कौन कौन सा वर्ग शामिल थे। अब बात कर लेते हैं वर्ण। देखो, वर्ण क्या होता है। कह रहा इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए हैं।
ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। इनके अंतर्गत सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है, अथर्ववेद आता है और अन्य ग्रंथ भी शामिल हैं। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ में कहा जाता है, जिसमें के अंदर सामवेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ग्रंथ आदि भी शामिल है। पुरोहित द्वारा रचित ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया। उस समय समाज में कई समूह थे, जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। जहाँ कुछ लोग पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहाँ कुछ कृषक, व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्रह निर्धन थे। अब देखो, ये जो भोजन करते हैं, मान लो जैसे किस तरह के भोजन का संग्रह करते हैं, पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली, ये गरीब समाज से थे। कर पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित है। पहले वर्ण ब्राह्मण का था। पहला वर्ण किसका था? ब्राह्मण का था। उनका काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान विश्व या वैश्य, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी थे। क्षत्रिय वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों को था। उनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। जो शूद्र होते थे वो तीनों वर्ण की सेवा करते थे। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। किसको? महिलाओं और शूद्रों का किसका अधिकार नहीं था? अगर पूछा जाए तो वेदों का अधिकार नहीं था। मतलब वेदों का पढ़ना, उसका अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसका अधिकार नहीं था। देखो, कह रहा है पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण की ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया था। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार आते, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। ठीक, इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने जलाने का भी काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा अपना बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की थी। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे किस पूर्वोत्तर क्षेत्र के इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहित का प्रभाव बहुत ही अधिक सीमित था। कह रहा, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? चलो देखते हैं क्यों किया। कह रहा जनपद, कह महायज्ञों का करने वाला राजा जब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होती थी। किसकी बसने की जगह? जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र पृष्ठ नंबर 49 में दिखाए गए। अभी ये पेज के बाद पृष्ठ नंबर 49 ही आएगा। ठीक, ये पृष्ठ नंबर 48 है, ये देख सकते हो। ये यहाँ से ये वाला, ये पृष्ठ नंबर 48 है। उसके बाद 49 आएगा, उसमें हम लोग बात करें। कह रहा पुरातत्वविदों ने इन जनपदों कई बस्तियों की खुदाई की। पुरातत्वविद को अगर आपको मतलब नहीं पता तो आप लेसन नंबर पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 पढ़िए, तब आप उसको अच्छे समझ जाएंगे पुरातत्वविद का मतलब क्या होता है। कह रहा दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास। कह रहा अंतरजी खेड़ा उनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक, आगे कह रहा क्या इस सूची में तुम्हें कोई ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? तो देखो, अध्याय 3 में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, क्या कह रहा धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते हैं। कह रहा लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। ठीक, धूसर पात्र। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है।
ये आमतौर पर सरल रेखाओं के ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये ज्यामितीय आकार के रूप में। लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। देखो ये कितना चिकना और कितना अच्छा धूसर है। ठीक, इसकी बात हो रही है। अब देखो हम लोग देखो मानचित्र नंबर 4 पे आ चुके हैं। ठीक, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं महाजनपद क्या होता है। कह रहा करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक, कुछ जनपदों को दिखाया गया है, मानचित्र 4 में अभी दिखाया गया, उसकी हम बात करेंगे। ठीक, अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, है ना। ऐसा लगता है लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। हाँ, ये भी हो सकता है कि बड़े बड़े मतलब दीवारें बनाना तो मतलब युद्ध के ही कारण हो सकते हैं ना, कि युद्ध में से बचने के लिए। ठीक, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि समृद्धि की बात देख लो। अभी उसके बाद हम पढ़ते हैं, पहले ये मानचित्र नंबर 4 देख लो। अब इसमें देख सकते हो ये तक्षशिला है, झेलम नदी, गंधार है, काबुल नदी है। ठीक, अगर आपको जूम करके दिखाते हैं यहाँ पे देखो, तो ये कौशाम्बी नदी है, सोन नदी, राजगृह, मगध मगध है, अंग है, कौशाम्बी, उज्जैन और तक्षशिला। देखो ये तक्षशिला है, हस्तिनापुर है, उज्जैन है ये। ठीक, कौशाम्बी, वैशाली, मगध, वाजी, अंग। ठीक, तो ये सब पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के पास है। ठीक, सोन नदी के पास कौशाम्बी है, और यहाँ पर हस्तिनापुर कौन सा है, पांचाल, गंगा नदी के ही पास में है और यमुना नदी के पास में है। ठीक, तक्षशिला झेलम नदी के पास में है, चिनाब नदी, रावी नदी, सिंध नदी, सतलज नदी, व्यास नदी के पास। ठीक, और इधर ये काबुल नदी है। कह रहा महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर, इनमें से कुछ नगर थे जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखो कह रहा और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों इस क्षेत्र का नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। कह रहे इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यक थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम भी करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों बच्चों इसके लिए परिश्रम किया करते होंगे। वाकई में ऐसे थोड़ी किला बन गया, बहुत ही हजारों लोग लगते होंगे तब किला बनता होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आज सिक्कों, प्रश्न नंबर 84 पर चित्र देखो। अभी देखो ये तो प्रश्न नंबर 84 की बात कर रहा है, तो वो आप आगे जाके लेसन में शायद 7वां या 8वां लेसन होगा, प्रश्न नंबर 84, उसमें हम लोग बात करेंगे इसकी। ठीक, के रूप में होता है इन सिक्कों के बारे में। तुम अध्याय नंबर 8 देखो, 8वां चैप्टर में प्रश्न नंबर 84 में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, कह रहा महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताओ। कह रहा कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। कहाँ पर है, जो कौशाम्बी किले की दीवार और ये जो चित्र बना, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले ही हुआ था। ठीक, अभी देख सकते हो ये किस तरह की ईंटें उसमें लगा रहा है। ठीक, आगे देखो। अब देखो कर क्या होता है, टैक्स। देखो कर की बात कर हम महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों का भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। ठीक, कह रहा फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता, जिसे भाग कहा जाता था। तो ये सीटेट में ये भी आ सकता है कि 1/6 कर लगाया जाता था। ठीक है, फसलों पर। कह रहा कारीगर के ऊपर भी कर लगाए जाते गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसा कि बुनकर हो गया, लोहार हो गया, सुनार हो गया। राजा के लिए महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता था। ठीक, कह रहा पशुपालक जो थे उनको जानवरों उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। ठीक,
कह रहा कि आखेटक तथा खाद्य संग्रह राजाओं को क्या देते होंगे। तो भाई देखो, जंगल से लकड़ियां हैं जलाने के लिए, जानवरों को, जैसे अब कोई भी जानवर का शिकार किया तो उसकी खाल देते होंगे, ठीक है, तो ऐसी चीजें देते होंगे। और क्या देते होंगे। कृषि में परिवर्तन क्या। कह रहा इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। किसके। हल के फाल अब लोहे के बनने। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल को तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने में बजाय धान को पौध तैयार करना, उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर और कमक्कर भी करते थे। कह रहा क्या तुम बता सकते हो कि राजा की परिवर्तनों को प्रोत्साहन में क्या देते होंगे। चलो उसके बारे में आगे देखते हैं हम लोग। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। जिस स्पीड से आप लोग पढ़ रहे हो, ख़त्म करो देखो 16 मिनट में, तो आप ये मान लो कि आपको 20 से 25 मिनट में एक चैप्टर को कंप्लीट करना होता है, ठीक। और अगर आप सोचोगे ये 1 घंटे की लंबी वीडियो देख लें तो आपका नुकसान हो जाएगा उसमें। देखो, कह रहा सूक्ष्म निरीक्षण क्या, तो कह रहा मगध। मानचित्र 4 प्रश्न नंबर 49 में मगध ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध में सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ठीक। कह रहा यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे, ठीक। अब आगे देखो। कह रहा मगध में दो बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली थे। कौन कौन। बिंबिसार और अजातशत्रु, दो शक्तिशाली थे, ठीक। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये संभव साधन अपनाते थे। कह रहा महापद्म नंद और एक महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप में उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला था। कहाँ तक महापद्म ने फैलाया था। उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग तक। कह रहा बिहार के राजगृह आधुनिक राजगीर के कई सालों मगध की राजधानी बनी रही बिहार। बाद में पाटलिपुत्र आज पटना के नाम की राजधानी बनाया गया है। कह रहा 2300 साल से भी पहले की बात है कि मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह फसल न होने के पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों में जीतता हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पर पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वह इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों में पास पैदल और रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। फिर कह रहा इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर है। कह रहा ये जो अभी हम लोगों ने सेना के बारे में पढ़ा है और ऋग्वेद में जो उल्लेखित सेना है उसके बारे में आप अंतर बताओ क्या है, ठीक। आपको ये बुक फिर से पढ़नी है दोबारा से वीडियो, ठीक है, अच्छे से। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स से आप मतलब मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें यूट्यूब पे, ठीक। या मेरे किसी भी पोस्ट में आप कमेंट डाल दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको इसको PDF भी भेज दूंगा, ठीक है, फ्री। अब देखो वाद जी कौन होते थे। कह रहा जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वाजी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी, ठीक। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। कह रहा गढ़ या संघ कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिससे से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों का एक साथ संपन्न करते थे। कह रहा सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह का करना है। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कम्मकार और इन भाषाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कह रहा बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे। अभी जो ये पाठ हम लोग 5वां पढ़ रहे हैं, अध्याय 5वां, अब उसके बाद 6वें में हम पढ़ेंगे। दोनों एक गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है, ठीक। अब देखो गढ़ शब्द है, गढ़ का मतलब क्या होता है। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ, संघ अर्थात संगठन, सभा, ठीक। अब देखो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा वाजी संघ का एक वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। कह रहा है दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। पूछा जाएगा दीघ निकाय क्या है। दीघ निकाय एक
प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। कह रहा अजात शत्रु और वज्जी संघ क्या है। कह रहा अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वशिष्कार को युद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं। उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहे होंगे जब तक वे पूर्ण रूप से नियमित सभा करते रहे होंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहे होंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहे होंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहे होंगे। ठीक, आप देखो उसके आगे आ जाते हैं। ठीक, कह रहा है वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। जो वज्जी होते हैं शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने का रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ महाजनपदों से कैसे भिन्न थे, काम का 3 अंतर बताओ। ठीक, आगे देखो। कह रहा कई शक्तिशाली राजा ने संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे, जो हमारा लास्ट चैप्टर अध्याय 10 है। ठीक, गुप्त शासकों गढ़ और विजय में प्राप्त करने वाले राज्य में शामिल कर लिया, तो इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। अब देखो आगे अन्यत्र, ये हमारा पॉइंट। कह रहा अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने शासन व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों में नियुक्तियां लॉटरियां द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों की सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती हैं। औरतों को नागरिक को दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों भी नागरिक अधिकार नहीं मिले। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र थे, यह भी आपको बताना है। कह रहा है कि कल्पना करो। ठीक, वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना। अब इनमें से कुछ उपयोगी शब्द है, जो पढ़ने वाले वो पूरा पढ़ेंगे। जैसे राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधारोपण, गढ़ अथवा संघ, प्रजातंत्र। अब देखो आओ याद करें, तो ये आपको इसमें से आपको पढ़ना है। ठीक है, जो तैयारी करने वाले वो ये पढ़ सकते हो। ठीक, आगे ये आपको पढ़ना है क्वेश्चन, तो आप इससे आप तैयारी अब देख सकते हो कितनी है। फिर ये अब उससे पहले आपको क्या करना है, ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहे नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले, गढ़ और या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले हो गया था। ठीक, तो नई शासक लगभग 3000 साल पहले चले थे। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय लगभग 2300 साल पहले, गढ़ और संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले हो गया था। ठीक, तो आप ये इस तरीके से आप पढ़ोगे, है ना। तो ये पूरा हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो एक चीज़ और समझना है कि ये जो प्रश्न वगैरह दिए गए इनको भी आप पढ़ लेना, समझ लेना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक, उससे पहले हमारा आता है अध्याय नंबर 6। तो अध्याय नंबर 6 आप वीडियो नंबर, इसके बाद जो वीडियो आएगी, ठीक, 6वीं नंबर वीडियो आपको लाइन अच्छे से देखना है। और हम लोग ने देखो 24 मिनट में कंप्लीट कर लिया है सामाजिक विज्ञान को। ऐसे ऐसे आप भी चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो।